और बड़ी खबर फिर आपको बता दें, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। 2024 चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा हो रही है। इंडिया की बैठक में राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव, स्टालिन मौजूद हैं। आज सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला सामने आ सकता है, सीट शेयरिंग। लेकिन क्या ये इतना आसान है और इतनी जल्दी? आखिर कितनी लंबी ये बैठक चलेगी जिसमें सीट शेयरिंग पर बात हो पाए, क्योंकि इसके लिए लंबा वक्त लगेगा। राज्य दर राज्य बात करनी होगी। कैसे वो संभावना, वो कौन सा रोड मैप होगा जिसके जरिए ये जो सामंजस्य है बिठाया जा सकेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरे चुनाव में देखिए ज्यादा वक्त बचा नहीं है, महज 4 महीने का वक्त। खुद को एकजुट करना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, फिर सीट शेयरिंग, तमाम मुद्दों पर बात करनी है। और सामना सीधा मोदी से। आज तो सामना संपादकीय जो है शिवसेना का, उसमें लिखा भी गया कि सामने मोदी का चेहरा है, हम किसको खड़ा कर रहे हैं बताना चाहिए। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, रमन कुमार, प्रशांत देव। रमन, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। बैठक शुरू हो चुकी है, आज जब महत्वपूर्ण चेहरे पहुंचे। रमन, सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, शायद रमन कुमार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पहले प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा आखिर इस अलायंस से लड़ने का फॉर्मूला बीजेपी के पास क्या है? ये साथ आकर लड़े, इसमें फायदा नजर आता है भाजपा को, या इनका बिखराव अपने आप हो जाएगा, ये स्ट्रैटेजी दिखती है? देखिए, एक बात तो सच है कि जो चीज़ें सामने दिखाई देती हैं वही सच नहीं होती है। ये बात सच है कि मोदी एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन सच ये भी है कि जातीय समीकरण और जो चुनावी समीकरण है वो भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। शायद यही वजह, आप देखिए बीजेपी खेमे में देखिए तो जिस तरीके से बीजेपी ने घेराबंदी की है छोटे छोटे दलों के साथ, छोटी छोटी जातियों के साथ, तो वो उनको एक मजबूती देता है। उसी तरह की मजबूती इंडिया गठबंधन भी अपने खेमे में बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर सीट शेयरिंग फार्मूला कुछ ऐसा हो जिससे कि वोट परसेंटेज में हिस्सेदारी अच्छी हो जाए तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है। जो जाति समीकरण की आवाज़ उठी है उसको बीजेपी ने बहुत सीरियसली लिया है और उसी पे काम भी बीजेपी करती आई है। तो जो आवाज़ नीतीश कुमार ने एक जाति समीकरण के उठाई थी उसको बीजेपी ने बहुत चैलेंज की तरह लिया है और उसको एड्रेस भी किया है। अब सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन में जो चीज़ें हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से मिलकर एड्रेस हो जाती हैं, सीट शेयरिंग का फार्मूला जो इन लोगों ने अपनी जीत का फार्मूले के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या उस पर अगर एक राय बन जाती है, संयोजक तय हो जाते हैं जिस पे कोई मतभेद ना हो, कौन प्रधानमंत्री होगा उस पर कोई मतभेद ना हो, कोई आपसी झगड़ा ना हो, कोई खींचतान ना हो, तो जाहिर सी बात है अगर एक मजबूत इंडिया गठबंधन तैयार होता है तो अपने पूरे फार्मूले के साथ जो उन्होंने अपना एक तैयार किया है, तो जाहिर सी बात है कि समस्या बीजेपी के लिए समस्या नहीं, चुनौती तो हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ इंडिया गठबंधन में हो पाएगा? अभी आप विधानसभा के चुनाव में भी देखिए मध्य प्रदेश में किस तरीके से तलवारें खींच गई थी कांग्रेस और अखिलेश सपा के बीच में। तो वो अंदर अगर इसी तरह का गुबार रहा और आगे भी इस इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की खींचतान हुई तो समस्या हो सकती है। तो ये बात सच है कि ये बैठक, आप बने रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। लेकिन जहां पर गठबंधन की बैठक इस वक्त हो रही है प्रशांत, वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और इसलिए मैं अभी रुक करना चाहती हूँ रमन कुमार का। ऋषिकेश भी मेरे साथ मौजूद है। ऋषिकेश, महज 4 महीने का वक्त बचा है। रमन, अगर आप भी सुन पा रहे हो, रमन जवाब दीजिएगा। महज 4 महीने का वक्त बचा है, इसमें सीट शेयरिंग पर बात होनी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होनी है, एक संयोजक का चेहरा डिसाइड करना, और इसी 4 महीने के भीतर आपको जनता के बीच जाना है। क्योंकि अभी तक आप अपने लिए वोट मांग रहे थे, कल तक अखिलेश यादव कह रहे थे कि मत देना कांग्रेस को वोट। अब जब जाएंगे अपने ही सहयोगी के लिए वोट मांगने तो वहां पर भी खुद को सही साबित करना होगा। कितना वक्त बचा है, ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा, इसको लेकर भी तो एक चिंता होगी। बिल्कुल आशा, चिंता होगी इस बात को लेकर कि सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है और अभी तक इंडिया गठबंधन का कुछ भी तय नहीं हो पाया है। लगातार इंडिया गठबंधन के नेता कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरीके से सामना में खबरें क्षण के सामने आई, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बयान आया, संजय राउत का बयान आया, उससे बिल्कुल साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इंडिया गठबंधन में। तमाम कोशिशों के बाद भी इंडिया गठबंधन के नेता आम सहमति नहीं बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार ये चाह रही थी कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं उस नतीजे के सामने आने के बाद वो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा उनकी रहेगी और उसको लेकर वो ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं। ऋषिकेश हमारे साथ हैं जो कि लगातार कवर करते रहे हैं। ऋषिकेश, आपको लगता है कि इतने कम समय में ये फॉर्मूला तय हो पाएगा?
रमन जी, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा कि अगर आज कोई कंक्रीट फैसला नहीं होगा तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी और आप चाह कर भी बीजेपी के रथ को नहीं रोक सकते हैं। जो उत्तर भारत का इलाका जो बीजेपी का गढ़ है, जहां तकरीबन 220 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें 85 से 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसीलिए बार बार नीतीश कुमार जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने पटना में कहा कि कांग्रेस नेताओं से बात नहीं करी, क्षेत्रीय दलों के नेताओं से, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि चुनाव में वो व्यस्त है और चुनाव खत्म होते ही वो बैठक बुलाएंगे। और देखिए, डिनर पार्टी का आयोजन किया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते 6 तारीख को। तो नीतीश कुमार या क्षेत्रीय दल बार बार ये बोल रहे हैं कांग्रेस को कि आप चूंकि बड़े भाई के भूमिका में आपको ज़्यादा सीटें लड़नी है, अगर आप कोई कंक्रीट निर्णय नहीं ले पाए, जैसे सामना में बार बार कहा गया कि संयोजक पद आपको देना ही होगा, अगर कोई चेहरा, मजबूत चेहरा उत्तर भारत का जो मोदी के चेहरे के मुकाबले कम से कम चुनौती दे पाए, तो अगर आज के बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ और फिर ये 5वीं बैठक जैसी कोई चीज़ें निकल कर आई इसी सीट शेयरिंग के फार्मूले और इसी संयोजक के फार्मूले में, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन 2024 की लड़ाई में पीछे हो जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देखिए, कभी सूरत पहुंचते हैं, कभी बनारस हैं, अभी वो बंगाल में जाकर गीता पाठ करने वाले हैं, तो वो अपने चुनावी कैंपेन को भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर उतारना शुरू कर दिया है। और अभी इंडिया गठबंधन जो बार बार जेडीयू कह रही है, नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बैठकों से काम नहीं चलेगा आपका, आप रणनीति बनाते रहिए, कॉमन प्रोग्राम बनाते रहिए, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को आप सीट शेयरिंग पर अगर अश्योर नहीं कर पाएंगे, समय रहते नहीं दे पाएंगे, तो उनके पास तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा और वो बीजेपी के इतने बड़े स्ट्रक्चर के मुकाबले वो लड़ने के पहले ही हार जाएंगे। तो आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्या संयोजक पद का ऐलान होगा, क्या सीट शेयरिंग के फार्मूले पे क्या वो सहयोगी दलों को संतुष्ट कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस बैठक का पूरा मजमून इसी पर निकलता हुआ दिखेगा। हालात बदले हुए हैं, संसद में जिस तरीके का निलंबन हुआ, जिस तरीके से केजरीवाल को समन हुआ, उससे लग रहा है कि कोई सकारात्मक चीज़ें हैं। विपक्षी दल जितने भी गिले शिकवे हैं उसको दूर कर शायद कोई कंक्रीट डिसीजन की तरफ आज बढ़ेंगे और इसलिए बैठक चल रही है। आपको लगता है कि संयोजक के पद को लेकर लगातार सामना में बातें लिखी गई और जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संयोजक के पद पर एक उम्मीदवार घोषित होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति घोषित होना चाहिए जिसकी स्वीकार्यता हो। संयोजक पद को लेकर किन किन नामों पे सहमति हो सकती है? देखिए रमन जी, जब यहाँ बैठक शुरू नहीं हो रही थी तो पटना में एक नीतीश एक निश्चय नाम का पोस्टर चला। कई बार कई मौक़ों पर अपने सहयोगी दलों से, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो बार बार इस बात की पैरोकारी कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर वैसा हो जो कांग्रेस के अलग हटकर हो, जिससे क्षेत्रीय दल कंफर्टेबली बात कर सके। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है उनकी शिकायत है कि कांग्रेस उनसे उस व्यवहारिक स्तर पर बात नहीं कर पाती है, आखिरी तक चीज़ों को खींच कर ले जाती है, जब समय कम रहता है तब वो अपना निर्णय सुनाती है, और अगर ऐसा रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए संयोजक पद पर गैर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो उत्तर भारत का हो या जिसकी राजनीतिक परिपक्वता बड़ी हो, उसमें कई सारे नाम हैं। उद्धव ठाकरे उसमें हैं, शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं। इनमें से किसी भी क्षेत्रीय छत्र को आप बना दें जिनका एक अपना प्रभाव जनाधार है, वो लोगों से बात करेंगे। अलायंस कमेटी की जो आज गठन हुई है जो कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत को रखा गया, भूपेश बघेल को रखा गया, मुकुल वासनिक को रखा गया है, तो ये वो मोहन प्रकाश हैं, ये वो बड़े नाम हैं जो कांग्रेस की ओल्ड पीढ़ी हैं या फिर जिनका राजनीतिक अनुभव तकरीबन 20 से 25 सालों का है, वो लोग अलायंस में बात करेंगे। संयोजक पर अगर गैर कांग्रेस के कोई बड़े नेता को अगर यहाँ आज सहमति बन जाती है तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में सीट शेयरिंग जैसे फार्मूले पर हम लोग हो सकता है ये बात पर करें कि यहाँ इस सीट पर पेंच है, इस सीट पर यहाँ समझौता हो गया है, इस राज्य में समझौता नहीं हो रहा है, तो ये बातें शुरू हो जाएगी। अभी तो तय ही नहीं है कि फार्मूला क्या होगा, कैसे होगा, संयोजक होगा तो क्या जोन में होगा, क्योंकि कांग्रेस ने ये दलील दी कि उत्तर भारत में कोई उत्तर भारत का नेता रहे, दक्षिण भारत में कोई दक्षिण भारत का नेता रहे, पश्चिम में कोई पश्चिम का नेता रहे। इस तरीके से बात हो रही है। अब ये कांग्रेस को तय करना है बड़े भाई की भूमिका में कि वो संयोजक पद पर किस हद तक आगे बढ़ती है और किस नाम पर सहमत होती है। आप लोग वहाँ दोनों रमन मौजूद हैं, आप और ऋषिकेश, एक सवाल है मेरा। आज ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, उनके यहाँ से संजय राउत पहुंचे हुए हमने देखा, किस माइंडसेट के साथ पहुंचे हैं? कुछ बात हुई हो, किस विचार के साथ पहुंचे हैं, कितनी बात बनेगी, क्या कोई एजेंडा लेकर पहुंचे? अगर इस पर कांग्रेस मानी तो ठीक, नहीं तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। क्या ये भी तैयारी है अलग अलग दलों की? अखिलेश यादव भी
देखिए आशा, आज की बैठक से पहले ममता बनर्जी ने मुलाकात की अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल के अलावा कई नेताओं से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के मायने ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने मन के मुताबिक कोई फैसला ना ले पाए, कोई दबाव के आगे जो है, जो क्षेत्रीय दल हैं उनके ऊपर कोई दबाव ना फैला सके। और इसको लेकर लगातार ममता बनर्जी तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। ऋषिकेश से मेरा सवाल ये है कि ममता बनर्जी लगातार मुलाकात कर रही हैं। आज की मीटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, उनकी उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के क्या मायने आपको लगता है? देखिए रमन जी, इसके भी दो पहलू हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे देश में अगर बीजेपी को सीधी लड़ाई में वो हरा पाए हैं तो सिर्फ यही दो दल हैं, अरविंद केजरीवाल और बंगाल में ममता बनर्जी। नीतीश कुमार को लोग और सहमत इसलिए नहीं हो रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए पहली परीक्षा है। इसके पहले वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्हें सीटें आई थी और फिर उन्होंने पाला बदल कर आरजेडी के साथ उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की इस मुलाकात को इस मायने में देखा जा रहा है, अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, जो बार बार संयोजक पद को लेकर बोल रहे हैं, या राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस से इतर कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति जो क्षेत्रीय छत्रपों का ट्रस्टेड हो, उसमें ममता बनर्जी या केजरीवाल सबसे सटीक बैठते हैं। और इन दोनों की मुलाकात का मजमून भी इसी मायने में था कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मजबूत कट्टर जो बीजेपी को हरा सकता है, उसमें सिर्फ दो नाम हैं, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। इसलिए दोनों के नेता ने आपसी मुलाकात की। उसमें अखिलेश यादव का भी समर्थन है। नीतीश कुमार को लेकर, संयोजक पद को लेकर जेडीयू भले ही दावा करे, लेकिन इस बैठक में इंडिया गठबंधन के बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो नीतीश कुमार को अभी भी विश्वसनीय नहीं मानते हैं। वजह उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, और आप जानते हैं कि कांग्रेस में ट्रैक रिकॉर्ड पहली और आखिरी शर्त होती है, और इसीलिए संयोजक पद पर सहमति न बनाना या नहीं बन पाना इसका एक बड़ा हिस्सा है। रमन, तो आपसे आपने एक देखा सवाल कि है। कितनी बड़ी चुनौती है। जी रमन, आपसे एक सवाल है। हम बार बार ये सुन रहे हैं कांग्रेस दबाव में है, कांग्रेस दबाव में है, तमाम पार्टियां अलायंस की निशाना साध रही हैं। आप तो कांग्रेस को कवर करते हैं, वाकई में कांग्रेस कितनी दबाव में है, किस हद तक दबाव में है, कितनी बातें मानने की स्थिति में है, उसकी मजबूती पर 3 राज्यों का हार का क्या असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ा है कि 5 राज्यों में चुनावी हार को देखते हुए सिर्फ तेलंगाना में सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब हुई है, और बाकी 3 राज्यों में, खास तौर पर आप देखें कि 3 हिंदी बेल्ट एरिया में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, उससे कांग्रेस पार्टी के नेता सख्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी के आला नेता, जो आला कमान है, वो भी अचंभित हैं कि अभी तक उन्होंने भरोसा किया, राज्य सरकारों पर भरोसा किया, जो उनकी सरकारें थी राज्यों में उन पर भरोसा किया, ज़्यादा इंटरवीन नहीं किया उनके कामों में, या जो वो कहते रहे उनकी बातों को वो मानते गए, और जो वो कम्युनिकेट करते गए उनकी बातों को उन्होंने मानना शुरू किया। लेकिन जो चुनाव के नतीजे सामने आए, उस नतीजों को देखने के बाद रिजल्ट जो है वो साफ तौर पर सामने है कि बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हुई। अब चूंकि इंडिया गठबंधन की आज की बैठक है और नतीजा 3 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद जो है उन नतीजों का भी फर्क पड़ेगा आज की बैठक में, उन नतीजों के ऊपर भी चर्चा होगी आज की बैठक में। और कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव में है इस बात को लेकर, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो बाकी उनके सहयोगी पार्टनर हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। ठीक है, मैं एक बार, क्योंकि प्रशांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर प्रशांत का रुख कर लेती हूँ। प्रशांत, यहां पर अगर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो रही हैं, इंडिया गठबंधन, ये जो अलायंस है, ये भी संदेश दे रहा है कि आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्षेत्रीय दलों को। भले आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, हमें आपकी जरूरत है, इसके बावजूद क्या यही असर, यहां 28 दल, वहां 38 दल, एनडीए गठबंधन में, एनडीए वर्सेस इंडिया, क्या यही असर क्षेत्रीय दलों पर बीजेपी के लिए भी पड़ सकता है? क्या हम ये मान सकते हैं, हालांकि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में, कांग्रेस के कंपैरिजन कहीं आगे, फिर भी क्या ये संदेश उन क्षेत्रीय दलों को भी होगा जो बीजेपी के साथ है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा को बांधे रखना भी तो चुनौती है। देखिए एक बात सच है कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उसकी घेराबंदी करने में बीजेपी 2017 से कहिए कि कामयाब है और उसको साथ लेके चल रहे हैं। बाकी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। तो क्षेत्रीय दलों का बहुत ज़्यादा महत्व आज के समय में हो गया है। और क्षेत्रीय दल सिर्फ क्षेत्रीय दल नहीं,
बल्कि यहाँ तक मैं माफी चाहूंगी प्रशांत, आपको फिर रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास दरअसल सीधी तस्वीरें आ रही हैं। संजीव त्रिवेदी इस वक्त अशोका होटल के भीतर जहां पर ये गठबंधन की बैठक हो रही है वो चल रही है, वहां से मौजूद है हमारे डेप्यूटी एडिटर। एक बार उनका रुख कर लेती हूँ, वहां से क्या निकलकर सामने आया है। संजीव, आप वहां पर मौजूद हैं, आज बैठक में जाने से पहले नेताओं का रुख क्या देखने को मिल रहा था? सबके चेहरों की भाव भंगिमा एक तो क्या बता रही थी, और क्या कोई ठोस निर्णय लेके निकलेंगे या फिर सब कुछ डिपेंड करता है कांग्रेस किस तरीके से व्यवहार करती है इस बैठक में उस पर? देखिए, ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो घटनाक्रम संसद में है और आज ही के दिन इंडिया गठबंधन की बैठक, ये जो समानांतर चल रही हैं बातें, इसने एक दूसरे को प्रभावित किया है। और कुछ इस तरह से आशा कि जो भी मतभिन्नता थी या कुछ मिसगिविंग्स हो गई थी मध्य प्रदेश के इलेक्शन या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान, उसको निलंबन की कार्रवाई ने ऐसा लगता है कि पाट दिया है, खत्म कर दिया है। और आज जैसा कि आप पूछ रही हैं कि क्या चेहरे के भाव थे, सभी यही चाह रहे थे कि आज की बैठक से कोई ऐसा मसौदा बाहर सामने आए जिससे कि आने वाले दिनों में उस पर कार्य किया जा सके, वो रोड मैप की तरह सर्व करे, ताकि इंडिया की जो कल्पना है, इंडिया गठबंधन बनाने की जो कल्पना है, वो आकार ले सके। इस वक्त मैं दिल्ली के अशोका होटल में खड़ा हूं और यहाँ ठीक मेरे पीछे ये जो आप देख रही हैं हिस्सा, यहीं पर वो बैठक चल रही है। तमाम नेता यहीं पर मौजूद हैं और इस बैठक के पहले जो बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक बात है, जिसको लेकर के कांग्रेस को हमेशा कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा किया जाता है कि वो सीट शेयरिंग के जो बातें हैं उसको नहीं करती है या फिर उसको आखिर तक उसको ठेलने का क्या मतलब है। तो आज बैठक से पहले ये जानकारी सामने आ गई कि भाई एक ऐसी समिति बनेगी जिसका नाम होगा नेशनल अलायंस कमेटी, और ये जो नेशनल अलायंस कमेटी होगी इसमें 5 बड़े नेता कांग्रेस के, जो कि अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश हैं। ये 5 नेता उन राज्यों में जाएंगे, उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो कि संभावित गठबंधन सहयोगी हैं, जिनके साथ सीटों का तालमेल किया जाना है। तो एक बड़ी बात आज कह सकते हैं बैठक में लेकर के कांग्रेस गई है, और सीट शेयरिंग को किस तरह से आकार देना है उसके लिए उसने समिति का गठन किया है। और मानना यह है कांग्रेस का आशा कि हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से चीजें तय होंगी। जाहिर है उसके लिए कमेटी की जरूरत थी और इसीलिए अनुभवी कांग्रेसियों की ये समिति बनाई गई। जी ठीक है, बने रहिएगा, वहां से जो भी अपडेट आता है संजीव हम तक पहुंचाएगा। मैं एक बार फिर रमन कुमार का रुख करना चाहती हूँ, ऋषिकेश भी उनके साथ मौजूद है। रमन, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी दिक्कत नजर आती है, वक्त कहाँ है, ये तो आप भी समझ रहे हैं, इंडिया अलायंस भी समझ रहा होगा। केसी त्यागी आज ही कह रहे थे, उनका बयान सामने आया केसी त्यागी, उन्होंने कहा 1 साल हमने यूं ही गुजार दिया, कुछ भी हाथ में नहीं आया, 4 महीने का वक्त बचा है, जमीन पर पहले ही बीजेपी काम कर रही है 24/7, वो तो चुनाव मोड में रहती ही है। तो वक्त का है, आप राज्य दर राज्य, इतने राज्यों में आप ये सीट शेयरिंग पर अलग अलग कमेटियां बनाएं, फिर अलग अलग राज्यों के हिसाब से बात करें, उसके बाद तय करें कौन सा चेहरा कहां जाएगा लोगों के बीच प्रचार करने के लिए। वक्त कहां है आपके पास? आपने तो पूरा समय 5 बैठकें और कुछ भी नहीं है अभी तक हाथ में इंडिया गठबंधन के। आशा, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जब चुनाव हो रहे थे, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पर अटैक किया था और कहा था कि कांग्रेस जिम्मेदार है, इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हो पा रही है और उस बैठक नहीं होने की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है, और कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। सवाल ये उठता है कि अगर बार्गेनिंग पावर को लेकर लगातार सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया गठबंधन में शामिल दल किस तरीके से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, किस तरीके से अपने जिस जगह पे उनको पहुंचना है उस जगह पे पहुंच पाएंगे। ऋषिकेश से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ऋषिकेश, आपको लगता है कि वक्त की बहुत कमी है इंडिया गठबंधन के शामिल दलों के पास? क्योंकि ब्रेक की मजबूरी है, मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है आपको, उसके बाद वो सवाल बचा के रखिएगा, उसी से शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। सस्पेंशन ने एकजुट किया है विपक्षी सांसदों को, और इसका क्या नतीजा आज की बैठक से निकलेगा बताते रहेंगे आपको। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए।